नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है फरवरी 2026 के टॉप 200 प्लस एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जो कि एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। 200 प्लस एमसीक्यू में टॉपिक वाइज कवरेज किया है, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस बेस्ड, स्पेस साइंस बेस्ड, मतलब कैटेगराइज किया हुआ है सारे के सारे एमसीक्यूज को, जो कि करंट अफेयर बेस्ड थे फरवरी 2026 की न्यूज बेस्ड, जो एक एग्जाम में आपका प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते हैं। तो कवरेज करेंगे पूरे के पूरे, सिंपल, फास्ट एंड फॉरवर्ड वे में। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट से। Who has been appointed as the new chief minister of Manipur after the revocation of president rule? देखो, मणिपुर के अंदर एथनिक वायलेंस हुआ था, तो उसके बेसिस पे वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ था। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने दो दो आर्टिकल के अंदर लगता है प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के अंदर। तो वो भी आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली उस को हटा दिया गया है और नए चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है मणिपुर के। ठीक है। तो जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है यमनाम खेमचंद सिंह। नाम है, आपको याद रखना, ये बीजेपी के एक लीडर हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, करंट अफेयर बेस्ड। करंट अफेयर में क्या, कि नए जो सीएम अपॉइंट किए गए मणिपुर में, जो एथनिक वायलेंस चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया है, मतलब वहां से प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया है। अब वहां के नए सीएम बने यमनाम खेमचंद सिंह, और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और जो एथनिक वायलेंस था वो किस कम्युनिटी के बीच में था, कुकी और नागा कम्युनिटीज के बीच में था। तो उनकी भी एक तरीके से एथनिक बैलेंस बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए दो डिप्टी सीएम भी अपॉइंट किए गए हैं, एक कुकी कम्युनिटी से, एक नागा कम्युनिटी से। नाम आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, वो कम्युनिटी से जो डिप्टी सीएम अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है, कुकी वाले भी और नागा वाले भी। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश में रिसेंटली इलेक्शन हुए 2026 के। अब वहां पे पार्टी चेंज हो गई है। पहले वहां पे आवामी लीग थी, ठीक है। आवामी लीग को लीड कौन करती थी, शेख हसीना। अब वो तो वहां से भाग के इंडिया आ गई थी। अब वहां पे कुछ टाइम टसल चला, फिर उसके बाद इलेक्शन दोबारा कंडक्ट करा गए। अब जो इलेक्शन कंडक्ट कराने के बाद जो पार्टी विन होके आई है, उस पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए, और दूसरा उसके लीडर का नाम पता होना चाहिए। पार्टी जो विन होके आई है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साथ ही साथ जो उसके लीडर है वो है तारिक रहमान। ठीक है, तारिक रहमान उसके लीडर है, और पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। एक तरीके से जो तख्ता पलट हो गया वहां पे। आवामी लीग जो अब तक चलती रहती थी उसको तो हटा ही दिया था। तो उसके बाद काफी गैप रहा, एक बीच का पीरियड। उसके बाद अब दोबारा से इलेक्शन हुए, बीएनपी जीत के आई और तारिक रहमान बने वहां के नए लीडर। गुजरात में गिफ्ट सिटी है गांधीनगर के अंदर। इसके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली। चेयरमैन का नाम क्या है, उदय कोटक जी। इसमें क्या, बस नाम याद रखोगे, दैट्स मोर देन इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोर देन एनफ है कि ये उदय कोटक जी का नाम याद रखो। गुजरात गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर है, उसके नए चेयरमैन बने। यूनाइटेड नेशन के रिसेंटली असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के लिए। अब पहली बात तो सेक्रेटरी जनरल का नाम पता होना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरे। ठीक है। अब उनके भी असिस्टेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया, उनका नाम है क्लोडिया फ्रेंटिस जूलियो। ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है ये, और सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरे। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया को रिसेंटली एक तरीके से चेयरमैनशिप अज्यूम की है इंडिया ने, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पीरियड कितना रहता है, 2 साल का टेन्योर रहता है। तो इंडिया की जो लीडरशिप आने वाली है 26 से 28 के लिए आने वाली है, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम के। तो इसके मेंबर नेशन कौन होते हैं, इसके मेंबर नेशन होते हैं जो लिटोरल कंट्री हैं, लिटोरल स्टेट्स हैं इंडियन ओशन के अंदर, वो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। तो इंडिया के एक लास्ट टाइम जो चेयर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया 2018 में, 2008 में स्टार्ट किया गया था। अब इंडिया के पास इसकी चेयरमैनशिप आई है 26 से 28 के लिए, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम। एडिशनल जो नीति आयोग के रिसेंटली जो एक तरीके से सीईओ है, चीफ इकोनॉमी, ये अपना सीईओ है, वो एक तरीके से रिटायर हो गए। तो उनके बाद नए सीईओ बनाया, जब तक कि एक तरीके से अपॉइंट नहीं किए जाए, तब तक के लिए एडिशनल चार्ज दे दिया गया है उनका सीईओ का। किसको दिया गया है, निधि छिब्बर जी को दिया गया है। और जो लास्ट सीईओ थे वो थे बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो निधि छिब्बर जी को एडिशनल चार्ज मिला है सीईओ ऑफ नीति आयोग का। एनवायरनमेंट से देख लेते हैं। देखो,
एनवायरनमेंट से सबसे पहले रामसर साइट, इसी से क्वेश्चन हर बार मतलब रिपीटेडली आता है। रामसर साइट का जो डे है, वेटलैंड डे, वो कब मनाया जाता है, कितनी नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया के अंदर, कि तो टॉप नंबर ऑफ रामसर साइट एशिया के अंदर किस कंट्री के अंदर है, टोट नई रामसर साइट ऐड कब की गई, तो उसी पे बेस्ड है कुछ क्वेश्चन है। रामसर साइट्स जो ऐड की गई हैं अभी रिसेंटली, उनका नाम क्या है? देखो, दो रामसर साइट ऐड की गई थी, पटना बर्ड सेंचुरी और छारी धाम, ठीक है। अब पटना का सुन के लोग सोचेंगे बिहार में होगी, बिहार में नहीं है, ये अपने यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, और छारी धाम ये गुजरात के अंदर। ये दो नई रिसेंटली रामसर साइट ऐड की गई थी। इनको ऐड करने के बाद टोटल संख्या होगी बढ़ के 98। टोटल नंबर याद होना चाहिए, और जो रिसेंटली ऐड की गई है वो याद रखनी चाहिए। और साथ ही साथ वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है इस साल की, वो हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो भी रिपीटेडली पूछी जाती है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाया जाता है 2 को, और थीम इस बार का अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं कराऊंगा, अभी क्वेश्चन आने वाला है उसका, ठीक है। रिसेंटली बर्ड का एटलस स्टेट लेवल पे पब्लिश किया गया है, किस स्टेट के द्वारा किया गया है? देखो, सबसे पहले केरला ने किया था, अब केरला के बाद एक और स्टेट ने बर्ड का एटलस बना लिया है स्टेट लेवल पे, वो बनाया है गोवा ने। रिसेंटली गोवा ने भी स्टेट लेवल का बर्ड एटलस बना लिया है, ठीक है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी न्यूज में थी, वहां पे बर्ड सेंसस कंडक्ट करा गया है, तो ये किस स्टेट के अंदर है? तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात के अंदर। अब सेंसस में क्या कंडक्ट करा गया है? टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, आपको पता होना चाहिए संख्या कितनी निकल के आई, और साथ ही साथ कितने टाइप की स्पीसीज है। जैसे जीपीएससी वगैरह गुजरात स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जाम बच्चे दे रहे होंगे, तो वहां के लिए इंपॉर्टेंट ये एक्टिविटी हो जाता है। 6.42 लाख बर्ड स्पीसीज निकल के आई हैं, और 270 टाइप की स्पीसीज है, ठीक है। टोटल संख्या 6.42 लाख, और स्पीसीज 270। ये जीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट मरीन डॉल्फिन सेंसस कंडक्ट करा गया है। मरीन मतलब समुद्री डॉल्फिन का सेंसस कंडक्ट करा गया है। तो उस सेंसस के अकॉर्डिंग उड़ीसा के कोस्ट पे टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन्स कितनी, मतलब इस सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी निकल के आई हैं? वो निकल के आई हैं 765, ठीक है। अब टाइप याद रखो मत रखो, नंबर याद रखना। जैसे टाइप में एरावाडी डॉल्फिन, हम्पबैक डॉल्फिन, बॉटनीज डॉल्फिन, फिनलेस डॉल्फिन, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? 765 जो टोटल नंबर निकल के आया है, ठीक है। और इस सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले, तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा? वो गंगेटिक डॉल्फिन, मतलब गंगा वाली डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का। रिसेंटली एक कम्युनिटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है बैन करने के लिए जो हंटिंग की जाती है ना, इंडेंजर्ड पेंगुलिन। पेंगुलिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक एनिमल है, जिसकी ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा होती है। तो उसको एक तरीके से सेव करने के लिए कम्युनिटी ने रिसेंटली रेजोल्यूशन पास किया है नागालैंड के अंदर। तो उस कम्युनिटी का नाम एग्जाम आ सकता है, नाम है संगतम नागा कम्युनिटी। तो इसके कंजर्वेशन के लिए ये फोकस डालेंगे, ठीक है, पेंगोलिन के। भद्रा टाइगर रिजर्व न्यूज में, भद्रा रिवर आपको पता होगा तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। भद्रा रिवर कहाँ पे आती है? कर्नाटका के अंदर। तो डेफिनेटली दिस टाइगर रिजर्व विल बी इन कर्नाटका। तो रिसेंटली न्यूज में था, किस लिए न्यूज में था? वहां पे एक रेयर ब्लैक पैंथर लिखा है। देखो, ये पैंथर होता है ना, ये भी लेपर्ड ही होता है। बस क्या है, इसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? मेलेनिस्टिक मतलब मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, जिससे वो ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है उसकी, ठीक है। तो इसलिए कर्नाटका के अंदर है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली डिक्लेयर किया हाउ मेनी ट्रीज एज लिविंग हेरिटेज, मतलब ये ट्रीज काफी टाइम से एक तरीके से अपनी एनवायरनमेंट की जो सर्विसेज होती है ह्यूमन बींग को, वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इनको लिविंग हेरिटेज का स्टेटस दे दिया गया है, मतलब जीता जागता हेरिटेज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। तो कितने संख्या ट्रीज की वो निकल के आई है? वो निकल के आई है 948। 948 ट्रीज को लिविंग हेरिटेज का स्टेटस दिया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट बनी है उत्तर प्रदेश। केरला ने रिसेंटली स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर एक तरीके से अनाउंस किया है। किस तरीके के मतलब किस तरीके की इवेंट जो हो रहा है उसको बोल रहा है केरला की ये स्टेट लेवल का डिजास्टर है। ये बोला जा रहा है कोस्टल हाई टाइड फ्लडिंग को, मतलब जैसे कि टाइड्स आती है, लो टाइड हाई टाइड आते हैं। हाई टाइड आने पे क्या हो, जो कोस्टल के जो बाउंड्री, समुद्री इलाके के जो बाउंड्री वाले एरिया होते हैं, वहां पे वो पानी से बह जाते हैं, जान माल की हानि होती है, पशु पक्षी की हानि वाली होती है, ठीक है। तो उसको बोला कि डिजास्टर डिजास्टर डिक्लेयर करने से फायदा क्या हो जाता है कि वहां के लोगों को एक तरीके से स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अंदर से पैसा मिल जाता है रिकवरी के लिए, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। तो केरला ने अनाउंस किया कोस्टल हाई टाइड। नेक्स्ट न्यूज में व्हाइट रम्प वल्चर, ठीक है। अब ये व्हाइट रम्प वल्चर न्यूज में क्यों है? देखो, आयुषन स्टेटस एग्जाम के अंदर रिपीटली पूछ लिया जाता है। व्हाइट रम्प वल्चर का आयुषन स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड।
अब इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि जो इनकी संख्या है ना एशिया के अंदर रिपीटेडली 99% तक डिक्लाइन हो गया है। रीजन क्या है? जो डाइक्लोफेनिक होता है ना, एक ये पशुओं को दिया जाने वाला ड्रग होता है, जो इसकी वजह से इनको नेक ड्रॉपिंग डिसीज हो जाती है, जिससे इनकी संख्या कम होती जा रही है, धीरे धीरे मरते जा रहे हैं ये। तो 99% मतलब लगभग 100% से 99% किसी प्रजाति के लुप्त हो जाए तो एक तरीके से क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो जाती है उस स्पीसीज। मतलब अब ये इंडेंजर्ड एंड वाइल्ड होने वाले हैं, मतलब लुप्त ही हो जाएंगे एक तरीके से अगर इनको नहीं देखा गया तो। क्रिटिकल इंडेंजर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये भी न्यूज में इसको बोला जाता है गार्जियन ऑफ हाई कोल्ड डेजर्ट। तो इसका आयुष स्टेटस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। गार्जियन ऑफ हाई कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है ब्लैक नेक क्रेन को, तो आयुष स्टेटस है इसका नियर थ्रेटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली ग्राम पंचायत ने हाईलाइट किया है इंडिया फर्स्ट मॉडल नेट जीरो पंचायत। मतलब इस ग्राम पंचायत को बोला गया है इंडिया की ये पहली नेट जीरो पंचायत है। मतलब एक तरीके से जो अपना 2070 का टारगेट है ना कि नेट जीरो, कि जितना प्रोड्यूस करोगे, अगर आप CO2 वगैरह जो एमिट कर रहे हैं एनवायरमेंट में पॉल्यूशन पहुंचा रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करके एक तरीके से जीरो पे ले आएंगे कि ना टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का ना घटेगा एक तरीके से, ठीक है। तो नेट जीरो, तो रिसेंटली पंचायत को डिक्लेयर किया गया, हाईलाइट किया गया 2026 में इंडिया का पहला मॉडल नेट जीरो पंचायत का। तो ये पंचायत बनी है अपनी रिसेंटली बेला ग्राम पंचायत। और बेला ग्राम पंचायत कहाँ पे है ये? बेला ग्राम पंचायत, बेला ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इनॉग्रेशन में क्या क्या इनॉग्रेट किया गया था? दुबई में एक प्रोजेक्ट पास किया गया है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें एक तरीके से ट्यूब्स के थ्रू, अंडरग्राउंड ट्यूब्स के थ्रू जो ट्रैफिक लगता है उसको पास कर दिया जाएगा। मतलब जैसे किसी को इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाना है, तो उसको उस ट्रैफिक से पास होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जिसमें अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड में ट्यूब्स पास की जा रही है, ठीक है, हाई स्पीड ट्रांसफर प्रोजेक्ट। तो वो किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? द बोरिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो उसमें किस किस के ऑफिस रहेंगे? एक तो PMO रहेगा सबसे पहले, दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरीट भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक तरह गवर्नमेंट का ऑफिस, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, ये तीनों ऑफिस रहेंगे, PMO, NSCS और कैबिनेट सेक्रेटरी, तीनों उसके अंदर आने वाला है सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर। कुमार भास्कर वर्मा सेतु इनॉग्रेट किया गया है, ये किस स्टेट में? ये असम के अंदर है, ठीक है। और दूसरा, कुमार भास्कर वर्मा के बारे में स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। ये आप गूगल जाके चेक करोगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं रिपीटेडली कि ये किस वॉर से रिलेटेड, एक मेजर वॉर था इनसे रिलेटेड, ठीक है, किससे लड़े थे। और दूसरा, स्टेट के अंदर इसके नाम पे एक सेतु तो बना ही दिया गया है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं सेतु कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया जा रहा है और कनेक्टिविटी नलबारी से बारपेटा डिस्ट्रिक्ट, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर और नलबारी से बारपेटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक मोटो, एक तरीके से सेवा तीर्थ जो कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेट किया गया है, PMO, जहाँ में PMO, NSCS सेंटर सेक्रेटरीट लगा रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट। तो उसका मोटो इंस्क्राइब किया गया है। उसमें मोटो मतलब कि क्या, एम क्या है इसका? तो वो है नागरिको देवो भव, मतलब नागरिक भगवान के समान है, ठीक है। ये इसका मोटो है। और ये अतिथि देवो भव, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये किसका है? टूरिज्म कैंपेन का, इंडिया का, ठीक है। मिलान एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है हर साल इंडिया का, मतलब इंडिया के अंदर। तो उसके लिए मिलान विलेज बनाया गया है। तो ये मिलान एक्सरसाइज क्या है? ये एक तरीके से मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है जो इंडिया के अंदर कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। उसके लिए मिलान विलेज बनाया गया है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है? विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। बाइनल एक्सरसाइज है, फ्रीक्वेंसी पे आपको पता होनी चाहिए। राजा जी उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, किस चीज को और कमेमोरेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? राजा जी सी राजगोपालचारी से रिलेटेड है ये, ठीक है। उनके स्टैचू को अनवेल किया जा रहा है, सी राजगोपालचारी। और सी राजगोपालचारी इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार देखने को मिलते हैं, वॉल्केनो से रिलेटेड, कोई माउंटेन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। सिविलिच वॉल्केनो, ये किस एरिया के अंदर पड़ता है? ये वॉल्केनो है कामचाट का पेनिनसुला, रशिया के अंदर, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे है, एक पॉइंट ये भी याद रखना है इससे रिलेटेड। और सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, ये किस स्टेट के अंदर है? सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। लोकेशन पता हो वही काफी इंपॉर्टेंट है।
साइक्लोन गजनी आया था। साइक्लोन लैंडफॉल किस कंट्री में आती है? इंडियन ओशियन के अंदर। ये अपना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां पे मेडागास्कर में लैंडफॉल किया है इसने, ठीक है। मेडागास्कर कंट्री के पास आया था। ग्रेट निकोबार आइलैंड, अब देखो ये ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। इंडिजिनस ट्राइब, अंडमान निकोबार जो अपना आइलैंड है, उसका निकोबार जो वाला आइलैंड है, ग्रेट निकोबार वाला पार्ट, तो उसमें कुछ इंडिजिनस ट्राइब मिलती हैं। तो उन चारों ट्राइब में से कौन सी ट्राइब है जो वहाँ पे पाई जाती है? तो ये सोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब है, ये वहाँ की इंडिजिनस है। और ये जरेवा और सेंट्रलीज ये अपने अंडमान में पाई जाती है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, अंडमान से पूछ सकता है, निकोबारी से पूछ सकता है। निकोबार से क्यों पूछा है सोमपेन और निकोबार जी? क्योंकि वहां पे जो ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, उससे रिलेटेड, तो इनको डिसलोकेट करना मतलब रिलोकेट करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पितोन दे ला फॉरनर्स, ये रिसेंटली न्यूज में था। ये क्या है? देखो ये सील्ड वोल्केनो है इंडियन ओशियन के अंदर। अब ये सील्ड वोल्केनो कौन से वाला वोल्केनो है? जो एक तरीके से रीयूनियन आइलैंड था ना, फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी थे, जब इंडिया एक तरीके जो इंडियन कॉन्टिनेंट जब इधर की तरफ आ रहा था 200 मिलियन ईयर्स पहले, और जब ये अपना यूरोपियन और ये एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया था, तब ये यूनियन रीयूनियन आइलैंड से ही पास हुआ था इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो ये वहीं पे एक सील्ड वॉल्केनो है इंडियन ओशियन के अंदर, पितोन दे ला फॉरनोज, फ्रेंच की टेरिटरी है। माउंट कनलाओ भी न्यूज में है, ये फिलीपींस के अंदर है ये वॉल्केनो। तो आपने देखा होगा, या तो वॉल्केनो पूछेगा, ठीक है, या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर इस वगैरह न्यूज वगैरह होगा, उससे पूछेगा कहाँ पाई जाती है। या फिर पूछ सकता है थोड़ा बहुत है कि ये पेनिनसुला कहाँ पे है, ये रिवर कहाँ पे है। तो इस तरीके से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। इंडिया आंसर रैंकिंग में देख लेते हैं। रिसेंटली जो पीसा रैंकिंग 2026 की रिलीज की गई है, उसमें फ्रंट रनिंग कैटेगरी में कौन से स्टेट रहे हैं? ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा लॉन्च की जाती है। या जो पंचायती राज का एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज के अंदर, जो फिफ्थ शेड्यूल एरिया में कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है पंचायती राज को, तो इसलिए रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा निकाली जाती है। इसमें फ्रंट रनिंग कैटेगरी में कौन कौन से स्टेट रहे हैं? तो इसमें फ्रंट रनर कैटेगरी में रहे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों स्टेट टॉप कैटेगरी में रहे, ठीक है। पाई इंडेक्स, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये भी पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है। तो फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट की रही है इसमें नेशनल लेवल पर? ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, मतलब पंचायत को एडवांस कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कर रहा है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो त्रिपुरा स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, वो स्टेट टॉप पे रहा है, ठीक है। एक तरीके से वहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, एक तरीके से ग्रास रूट गवर्नेंस को लेकर, जैसे कि सोशल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस डिलीवरी को लेकर ये अच्छा काम कर रहा है। लेटेस्ट जो न्यूज है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में कौन सा स्टेट रहा है? ये रहा गुजरात, ठीक है। एक तरीके से जो प्रोडक्शन निकल के आ रही है एनर्जी कैपेसिटी के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के अंदर, वो गुजरात रहा है। अभी देखो ये जनवरी की न्यूज थी, फरवरी में मैंने आया था, जनवरी फरवरी की। अभी लग रहा है फिर से अपडेट हो गई है, अभी फिर से दोबारा से राजस्थान टॉप पे आ गया, क्योंकि गैप बहुत कम है राजस्थान गुजरात की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ना, वो 1-2 गीगावाट का ही फर्क रहता है, जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है। तो अभी फिर से राजस्थान हो गया, तो अपडेट कर लेना इसको प्लीज। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? ठीक है, देखो इंडेक्स, इसमें क्या होता है, इंडेक्स जो रैंकिंग वगैरह निकलती है, इंडिया का रैंक याद रखो, टॉप याद रखो अगर रिक्वायरमेंट है, और कौन रिलीज कर रहा है वो याद रखो। तो इंडिया का रैंक है 45, ठीक है। लास्ट टाइम 49 था, और इसको रिलीज किया था पोर्टुलिस इंस्टीट्यूट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लेके। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया का रैंक है 91st। और एक तरीके से इम्प्रूव किया है, पहले लास्ट ईयर 96 था, अब इंडिया का 91 है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को रिलीज करती है। जीरो सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री, 100 वाली थोड़ा सबसे क्लीन कंट्री। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट रिलीज की गई है, जो ग्लोबल रैंकिंग क्या रही है इंडिया की मिलिट्री की। तो इंडिया की मिलिट्री की ग्लोबल रैंकिंग है फोर्थ। कौन रिलीज करता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। तो फोर्थ रैंकिंग है, टॉप पे यूएस, रसिया, चाइना। यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीड रैंकिंग रिलीज की गई है। तो उसकी इंडिया की क्या पोजीशन आई है? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट को अगर एक्सक्लूड करते जाते हैं, जो ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं इंडिया वाले, मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो बन रही हैं, तो उसमें अगर यूएस को एक्सक्लूड करते हैं, तो इंडिया कितना इम्प्लीमेंट कर रहा है ग्रीन बिल्डिंग बनाने को लेकर, ठीक है, कितना मतलब एक तरीके से फोर्स डाल रहा है। तो चाइना टॉप पे है इंडिया से आगे, और एक तरीके से इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है।
वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 131st। और इसको रिलीज किया जाता है वुमेन पीस सिक्योरिटी, एक तरीके से जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और विद पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो, ठीक है, प्रायो के द्वारा। ये दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉपरली। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है? काफी इंप्रूवमेंट किया है, इंडिया का रैंक रहा है 75th, और टॉप किया सिंगापुर ने, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे की नई रिपोर्ट रिलीज की गई है, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ रोड एक्सीडेंट के कारण कहाँ पे देखो, लास्ट ईयर तक की रिपोर्ट आती थी तो दिखाई देता था कि तमिलनाडु में ज्यादा डेथ्स हो रही हैं। अभी रिपोर्ट अपडेट हो गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिली है रोड एक्सीडेंट में। रीजन क्या है? रैकलेस ड्राइविंग करना, ओवर स्पीडिंग, हाई हाई मतलब एक तरीके से हाई व्हीकल डेंसिटी की वजह से इस तरह की रिपोर्ट निकल के आ रही है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता, ठीक है। ये लॉन्ग टेनिस से रिलेटेड है। तो वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एलियना रेबेका ने, ठीक है। वुमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन, याद रखना ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड है, ठीक है, 2026 का। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूं मेंस का कैटेगरी में किसने जीता है? मेंस कैटेगरी में कार्लोस एल्कराज ने, ठीक है। दोनों के नाम अलग अलग याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस कैटेगरी में कार्लोस, और वुमेन्स कैटेगरी में एलिना। फर्स्ट इंडियन शटलर टू अचीव 500 कैरियर सिंगल मैच, मतलब सिंगल कैटेगरी में मैच 500 मैच जीते हैं इन्होंने अपने कैरियर में। पहले इंडियन शटलर बने हैं, ठीक है। तो ये बने पीवी सिंधु जी, बैडमिंटन के अंदर। हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट थाईलैंड मास्टर? थाईलैंड मास्टर 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता देविका सिहाग ने, थाईलैंड वाले का, ठीक है, याद रखना है। मिलानो कार्टिनो विंटर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे? इटली के अंदर हुए थे, मिलानो कार्टिनो कोर्टिना, वहीं पे ये लोकेशन है। तो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स उसके मैस्कट रिलीज किए गए थे। तो ओलंपिक्स का क्या था, पैरा ओलंपिक्स का क्या था? ओलंपिक्स का था टीना, जो एक एरमाइन है, और माइलो था स्टोट है, जो पैरालंपिक्स का, ठीक है, बस ये याद रखना है। 2026 की वुमेन WPL टाइटल किसने जीता था? RCB ने जीता था वुमेन कैटेगरी में, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। इस बार के विनर कौन रहे? सर्विसेज ने केरला को हरा के जीत लिया है। इंडिया का ओनली एक गोल्ड मेडल आया था एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। तो किसकी तरफ से आया था, कौन जीता था ये भी एक गोल्ड मेडल? ये जीते तेजस्विनी शंकर जी ने। तेजस्विनी शंकर ने गोल्ड मेडल जीता है हेप्टाथलॉन के अंदर, ठीक है। अब ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप कंडक्ट कराई गई थी, तो इसमें इंडिया ने ही बाजी मार ली है, ठीक है। फ्लैग बीरर कौन था विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से? तो ये थे आरिफ खान, और इंडिया ने एक भी मेडल नहीं जीता विंटर ओलंपिक्स में, ठीक है। रिसेंटली सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो एक तरीके से एशियन पैरा स्विमर है, मतलब पैरा एथलीट है एक तरीके से, इन्होंने एक चैनल को क्रॉस किया है स्विमिंग करके, ठीक है। तो ये कौन सी चैनल है? कुक स्ट्रेट को पास किया है इन्होंने, सत्येंद्र सिंह लोहिया ने, और ये चैनल मिलती है न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड के अंदर। इंडिया की ओवरऑल रैंक क्या रही थी एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में? देखो राइफल और पिस्टल वाली चैंपियनशिप में इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें तो देखने को मेडल मिलते ही मिलते हैं। इंडिया की टैंक रही थी फर्स्ट इसमें, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने फायर का फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी 2026 की, ठीक है। किसको हराया था? इन्होंने हराया था फेबियानो कैरुआना को, ठीक है। वो USA से बिलोंग करते हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, ये अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, तो ये मिला है स्मृति वंदना जी को, कि क्रिकेट से बिलोंग करती हैं, स्पोर्ट्स वुमेन का, ठीक है। और दूसरा इमर्जिंग प्लेयर का अगर पूछ ले, इमर्जिंग प्लेयर का मिला दिव्या देशमुख को। ये किससे बिलोंग करती हैं? ये चेस से बिलोंग करती हैं। और पैरा स्पोर्ट्स मैन में प्रीति पाल को मिला है, ठीक है। तीनों कैटेगरी में याद रखना है। फर्स्ट वुमेन इंटरनेशनल मास्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कौन बनी है चेस में? ठीक है, ये बनी है अर्शिया दास रिसेंटली। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक्स के अंदर सबसे सक्सेसफुल हिस्ट्री में कौन बने जिन्होंने आज तक 9 मेडल एक बार में जीते हैं? ठीक है, तो ये बने, पहले से पहले 8 मेडल जीतने वाले थे ये अपने जॉर्गन थे। अभी ये जोनस हॉसपोलत क्लेबो, इन्होंने 9 मेडल जीत के एक तरीके से जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है, ठीक है।
जो किस कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली में, जो विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट कराए गए थे मिलानो कॉर्टिना इटली के अंदर, तो इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। इंडिया को कितने मिले? 0। स्पेस साइंस से रिलेटेड आप देख लेते हैं, स्पेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, ठीक है। नासा का मिशन, इसरो का मिशन, ठीक है। तो नासा का जो परसेवरेंस रोवर है, कहाँ पे है ये, किस ग्रह पे है? मार्स पे है, ठीक है। वहां से रॉक सैंपल कलेक्ट कर रहा है परसेवरेंस रोवर नासा, मार्स पे। तो रिसेंटली एक डिस्कवरी की है। डिस्कवरी क्या की है? इनको कैलोनाइट रिच व्हाइट क्ले रॉक मिली है, ठीक है। कैलोनाइट रिच व्हाइट क्ले रॉक कब बनती है? जब पानी मिलता है जमीन को, ठीक है। तो वहां पे दिखाई दे रहा है कि वहां पे पानी के चांसेस हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से पोटेंशियली हैबिटेबल कंडीशन वहां पे बन सकती है। वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ऐसा प्राइवेट स्टेशन बनने वाला है। उसका नाम रखा जाएगा हेवन वन। इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा और ये किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? 2027 का टारगेट है। वास्ट स्पेस इसको बनाने वाली है और स्पेस एक्स का फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। हेवन वन स्पेस स्टेशन का नाम है, वास्ट स्पेस के द्वारा बनाया जाएगा। इंडिया का यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट 2026 के अंदर ये कौन बना है? एक तरीके से एनालॉग एस्ट्रोनॉट मतलब ये स्पेस में नहीं गया है, ऐसी कंडीशंस में रहा है स्पेस जैसी, और वहां पे सब उसने एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट करा है। तो ये एक तरीके से कौन बना है इंडिया की तरफ से यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट? ये बना आदित्य पांडे, और जो ये इन्होंने मिशन कंडक्ट कराया ये धौलावीरा गुजरात के अंदर कंडक्ट कराया, ठीक है। इसरो ने चंद्रयान 4 जो मिशन इंडिया का लॉन्च किया जाएगा उसके लिए साइट चूज कर ली है कि यहाँ पे लैंडर मतलब करके गिरेगा और अपना सैंपल कलेक्ट करके लेके आएगा। तो जो अपना चंद्रयान 2 था, उसका जो ऑर्बिटर था उससे ही डेटा कलेक्ट करके इस लोकेशन को फाइनलाइज किया गया है। तो लोकेशन साउथ पोल पे है, नाम है माउंटेन रीजन, ठीक है। लूनर साउथ पोल के नजदीक ये रीजन को फाइनलाइज कर लिया है। इन स्पेस जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है, रिसेंटली अपना स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं एस बास इनिशिएटिव के अंदर। तो इसमें 3 कंपनियों को, एक तरीके से फर्म्स को इन्होंने सिलेक्ट किया है। वो 3 फर्म कौन सी है? एस्ट्रोमा टेक्नोलॉजी, अजिस्ता इंडस्ट्री और धीरवा स्पेस। और इनको लीड कौन करेगी? अजिस्ता इंडस्ट्री। ये तीनों इंडस्ट्री एक तरीके से कोलैबोरेट करेंगे और ये बनाएंगे स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म, मतलब छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे एस बास इनिशिएटिव के अंदर। डीआरडीओ ने रिसेंटली ड्रोग पैराशूट टेस्टिंग की है। ड्रोग पैराशूट गगनयान मिशन के लिए, मतलब एक तरीके से गगनयान मिशन में जा स्पेस में जाएंगे, पर वहां से जब वापस आएंगे, जो मॉड्यूल वापस आएगा उसको पहले डी एक्सलरेट करना पड़ेगा, फिर उसको पैराशूट खोल के रिकवर किया जाएगा, मतलब कि लोग जब वहां से वापस आए तो उनको कोई क्षति ना हो, ठीक है। इसलिए ड्रोग पैराशूट टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ पे किया गया? आरटीआरएस फैसिलिटी TBRL चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। डी एक्सेलरेट करने के लिए टेस्टिंग की जा रही है, कैसे डी एक्सेलरेट किया जाएगा। रेल ट्रैक्स रॉकेट सेलेट फैसिलिटी ऑफ टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनी ने स्नूपिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। AFR सैटेलाइट की हेल्प से AFR सैटेलाइट डेवलप कर लिया है, प्राइवेट इन ऑर्बिट स्नूपिंग कैपेबिलिटी, मतलब ऑब्जर्वेशन, स्पेस में जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे AFR सैटेलाइट की हेल्प से। तो ये कौन सी कंपनी है जिसने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह को लेके? तो ये किया अजिस्ता स्पेस ने, ठीक है। स्नूपिंग मतलब इंस्पेक्शन, इन ऑर्बिट में इंस्पेक्शन बोल देते हैं उसको। वो इम्पोर्टेंट डेज में देख लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता था? ये मैंने आप लोगों को बताया था, 2 फेब को मनाया जाता है। और इस बार का थीम, और क्यों मनाया जाता है 2 फेब को? इस दिन रामसर कन्वेंशन वेटलैंड को अडेप्ट किया गया था 2 फेब 1971 में, ठीक है। इस बार का थीम था वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? देखो, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पता होना चाहिए। नेशनल लेवल मनाया जाता है 13 फेब को, ठीक है। किन की बर्थ एनिवर्सरी पे? सरोजिनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी पे। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होना चाहिए। पहली बात तो ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये पहली INC की वुमेन, इंडियन इंडियन वुमेन, ठीक है। वुमेन नहीं, इंडियन वुमेन। कांग्रेस की तरह प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर सेशन में 1925 में। दूसरा, ये जब इंडिया आजाद हो गया था वहां की गवर्नर भी बनी थी यूपी की, ठीक है, पहली। और डिफरेंस एक पता होना चाहिए, 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। अगर पूछ रहे इंटरनेशनल वुमेन डे, वो मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लेना।
ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुई थी? इंडिया के अंदर हुई थी 2026 के अंदर, ठीक है। तो उसकी थीम क्या थी? इंडिया ने थीम क्या रखी थी? थीम रखी थी भाई सबका हित और सबका सुख, सर्वजना सुखा सर्वजना हित्या, वेलफेयर फॉर ऑल हैप्पीनेस फॉर ऑल। जूमी नेशनल डे बनाया जाता है। अब ये जूमी कम्युनिटी किसके अंदर है? ये पार्टी कहाँ पे बनी हुई है? तो ये जूमी नेशनल डे मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। एक तरीके से जूमी नेशनल कांग्रेस 1948 में बनी थी, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है वहाँ पे। फेस्टिवल्स कुछ न्यूज में थे। रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल, ये रुसुमा ऑरेंज कहाँ पे, किस स्टेट के अंदर ये फेस्टिवल मनाया जाता है? रुसुमा ऑरेंज होता है नागालैंड के अंदर, तो वहीं पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है इनकी फसल वसल आने पे, ठीक है। मतलब फसल क्या, मतलब पेड़ पाएगा ऑरेंज तो, ठीक है। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद के अंदर। तो इस बार इसके पार्टनर कंट्री किसको सिलेक्ट किया गया था? इजिप्ट को किया गया था। हैरत पोस्ट फेस्टिवल, अब ये हैरत पोस्ट फेस्टिवल क्या होता है? एक तरीके से महाशिवरात्रि होती है ना, उसी फेस्टिवल को हैरत पोस्ट है, शिव जी से रिलेटेड है। ये इसको बोलते हैं हैरत पोस्ट। कहाँ पे बोलते हैं? कश्मीरी पंडितों के द्वारा बोला जाता है इसको, ठीक है। हैरत पोस्ट फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल, ये रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। नया साल है किस कम्युनिटी का? तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी का। और तिब्बतन मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? ये इंडिया और जो तिब्बत वाला रीजन का बॉर्डर है ना, ये अपना लद्दाख हो गया, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब जगह ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप छठी मनाई गई थी किस लोकेशन पे? ये डोडा चेनाब रिवर में, ठीक है। वहाँ पे इसको एक तरीके से इस राफ्टिंग चैंपियनशिप को कंडक्ट कराया गया है। और इससे रिलेटेड अल्टीमेट रिवर बैटल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या थोड़ा याद रखना। पॉलिटी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज में था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन न्यूज में था, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। करंट अफेयर का नहीं है बट पूछा जाता है रिपीटली, इसलिए कवर कर ला रहा हूँ। तो ये एक तरीके से एग्जीक्यूट स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। 1990 के अंदर रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट न्यूज में थी, तो जजमेंट का नाम याद रखना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी जजमेंट थी। डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2026। इसमें बात की गई थी वुमेन्स की मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, कि इसको फंडामेंटल राइट से लिंक किया गया था। कौन कौन से फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 21 और 21A, मतलब स्कूल लेवल पे जो एजुकेशन मिलती है उसके अंदर भी लिंक किया गया है। और आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी से भी लिंक किया गया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को, ठीक है। जो मासिक संबंधी समस्या होती है औरतों को, तो उनको एक तरीके से जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में एक तरीके से लिंक किया गया है फंडामेंटल राइट से। और 19 भी आ जाता है, सॉरी 14 भी आ जाता है, राइट टू इक्वालिटी भी। और मेनली आर्टिकल 21A से। निर्मला सीतारमन ने रिसेंटली एक लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं, ठीक है। मतलब लगातार फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर रहने वाली ये पहली, मतलब एक तरीके से औरत बनी है। और दूसरा मतलब जो पहले से लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर थे ना कि लगातार, तो उसको रिकॉर्ड को ब्रेक किया इन्होंने। सीडी देशमुख थे इनसे पहले जो सबसे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, तो उनके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। वो 6 साल 2 महीने रहे थे। और दूसरा एक और इनकी द्वारा अचीवमेंट की गई है, ये नाइन्थ एक तरीके से इन्होंने लगातार बजट प्रेजेंट किया है, तो ऐसा अचीवमेंट भी किसी के पास नहीं है, ठीक है। नाइन्थ कंजिक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ बजट मोरारजी देसाई के पास ज्यादा है, 10 है उनके पास। बट लगातार नहीं है, लगातार इन्हीं के पास है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर भी बने सीडी देशमुख के रिकॉर्ड को तोड़ के। एक क्वेश्चन रिसेंटली आपने देखा होगा कि मतलब अगर आप देखते हो पार्लियामेंट के सेशन वगैरह, स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया गया था। तो उस केस में क्या होता है? स्पीकर कब वोट करता है, कब नहीं कर सकता? देखो, स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा तो स्पीकर प्रिसाइड नहीं करेगा, मतलब एक तरीके चेयर नहीं करेगा अपनी लोकसभा को, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आ जाता है वो। तो उसमें वोटिंग वो नॉर्मल कैंडिडेट की तरह कर सकता है, ठीक है। कैन वोट लाइक ए नॉर्मल मेंबर बट हैज नो कास्टिंग, कोई कास्टिंग वोट पावर नहीं होती। आर्टिकल 96 के अंदर ये सब कुछ मेंशन है। बट जब वो उसको चेयर करता है, मतलब जब रेजोल्यूशन वगैरह मूव नहीं है उसको हटाने के लिए, तो वो चेयर करता है लोकसभा को। तो उस केस में आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन है वो वोट कब करता है? जब केस ऑफ टाई होता है, मतलब वोटिंग बराबर होगी, तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए वो कास्टिंग वोट करता है, ठीक है। दोनों आर्टिकल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम को लेके काफी चेंजेस देखने को मिले हैं अभी। 1875 में ये लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। किस बुक में आया था, ठीक है। तो वही उससे रिलेटेड 150 साल सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वंदे मातरम के भी। तो अब उसको लेके भी कुछ बोला गया है कि अब इसको पूरा गाया जाएगा, ठीक है।
तो द ऑफिशियल वर्जन नाउ इंक्लूड ऑल 6 स्टेंजा, मतलब 6 के पूरे स्टेंजा को अब गाया जाएगा। टाइम कितना है उसका, 3 मिनट 10 सेकंड, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट बोलता है कि व्हेन प्लेड अलोंग विद नेशनल एंथम वंदे मातरम मस्ट बी रेंडर्ड आफ्टर। नहीं नहीं, पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, फिर जनगण मन गाया जाएगा, अगर साथ में इनको गाना है तो, ठीक है। दूसरा, ऑल पर्सन प्रेजेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड एट अटेंशन व्हेन सॉन्ग प्लेड और एक्सेप्ट व्हेन परफॉर्म, मतलब जब ये गाया जाता है तो सब लोग को खड़ा होना पड़ेगा एक्सेप्ट फिल्म और सिनेमा हॉल। तो ये पॉइंट भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि वंदे मातरम पहले गाया जाएगा, जनगण मन बाद में गाया जाएगा। तो 1 और 3 इज राइट ऑप्शन। टाइम कितना है पूछा जा सकता है, 6 स्टैंडर्ड को गाने में कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट 10 सेकंड। आप लोगों को बताना है जनगण मन को कितने सेकंड में गाया जाता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। गवर्नमेंट ने नए रूल एक तरीके से निकाले एआई जनरेटेड डीप फेक कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाने के लिए, ठीक है। जो साइट्स वगैरह होती है उनको कितने घंटे में कंप्लाइंट करना पड़ेगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा उनको। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जो सी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, उसका नया नाम रखा जाएगा, नया नाम है कर्तव्य भवन, ठीक है। एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब न्यूज में था, तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और किस आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 338 ए के अंदर, ठीक है। 338 के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट वाली आती है, और 338 बी आता है तो वो बैकवर्ड कमीशन वाली, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसके अंदर, ठीक है। रिसेंटली केरला को केरलम नाम चेंज कर दिया है, तो ये कौन करता है, ये किस आर्टिकल के अंदर होता है, थोड़ा पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 के अंदर होता है, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है, ठीक है। नया स्टेट बनाना हो, बाउंड्री अल्टर करनी हो, नाम चेंज करना हो, तो यहाँ पर नाम चेंज किया गया है, तो आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। बिल प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि प्रेसिडेंट को बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर को इसको रिव्यू के लिए डालना पड़ेगा, ठीक है। और कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं कंसिडर किया जाता, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। पोर्टल्स वगैरह में क्या देख लेते, क्या लॉन्च किया है ऐप पोर्टल प्लेटफॉर्म वगैरह। पैमाना पोर्टल, पैमाना मतलब किसी को नापना, ठीक है। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के जो सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिनकी कीमत 150 करोड़ तक है या उससे ज्यादा है, कॉस्टिंग 150 करोड़ एंड अबव, तो उन सबको एक तरीके से पैमाने के लिए, पैमाने का मतलब असेसमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए, देखने के लिए प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। भारत टैक्सी, ये कोऑपरेटिव टैक्सी लॉन्च की गई है ओला उबर वगैरह को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। पाइलो ऐप लॉन्च की गई है ये रिसेंटली, तो इसका पर्पस क्या है। पाइलो ऐप लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ऐप मतलब एक तरीके से जो एमएसएमई और छोटे दुकानदार वगैरह होते हैं ना, तो बिलिंग बनाने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, इनवॉइस जनरेशन के लिए, तो इसमें क्या होगा, वॉइस जनरेटेड सब कुछ हो जाएगा। आप उसको बताओगे बिल जनरेट कर दो 150 रुपए का ये आइटम लिया, तो वो जनरेट कर देगा। तो उस तरीके से वॉइस बेस्ड एआई बिलिंग एंड अकाउंटिंग असिस्टेंट है ये पाइलो, ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट आया था न्यू फाइट आईडी ऐप लॉन्च की गई है केरला के अंदर। तो ये किसके लिए लॉन्च की गई है, जो एक तरीके से इनवेजिव प्लांट स्पीसीज हैं उनको देखने के लिए। न्यू फाइट आईडी ऐप मतलब स्कैन करके बता देगा कि इनवेजिव प्लांट है या नहीं है, केरला के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। आई लिव कनेक्ट ऐप लॉन्च की गई है। तो ये एक तरीके से ऐप को न्यूज में है, ये एक तरीके से डॉक्टरों का एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम है, जैसे रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए। मतलब क्या होगा, उसके हाथ पे जैसे रिस्ट बैंड वगैरह पहना दिया, दूर से ही सब कुछ डेटा लेते रहेंगे, उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। जैसे कोई बंदा हॉस्पिटल का चार्ज डेली का दे नहीं पाए, उसको लंबे अरसे से मॉनिटरिंग की जो रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में ऐसा कुछ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है आई लिव कनेक्ट की हेल्प से, जो उसको वो घर पे रहेगा, डॉक्टर वगैरह उसका टाइमली डेटा देते रहेंगे, अपनी फीस देते रहेंगे, और उसको एक तरह से मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है। सिग्नेट एआई सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है मैपिंग ऑफ जेनेटिक कंट्रोल इन ह्यूमन ब्रेन सेल, ठीक है। जैसे एल्जाइमर वगैरह डिसीज होती है, न्यूरोजेनरेटिव डिसीज वगैरह, तो उस पर रिसर्च करने करने के लिए। सर्वम काज स्मार्ट ग्लासेस न्यूज में थे, तो ये किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, सर्वम एआई के द्वारा। मानव विजन, या अपना इंडिया के अंदर जो अपना एआई समिट करने कराई गई थी, तो उसके अंदर इंडिया ने मानव विजन अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें इन मानव की सब वर्ड सारे लेटर्स की एक अलग अलग फुल फॉर्म है, मतलब स्टैंड करते हैं किसी फुल फॉर्म को लेके। तो उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, एन एन किस नेशनल सोवरेनिटी को लेकर, मतलब डेटा इंडिया के अंदर रहेगा, ठीक है, डेटा राइट्स को लेके। फुल फॉर्म में बाकी और भी पूछ सकता है, मोरल एथिकल सिस्टम,
अकाउंटेबल गवर्नेंस, एन अभी आया था क्वेश्चन में, ए एक्सेसिबल इंक्लूसिव एआई, वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। तो चार पांचों की फुल फॉर्म पूछ सकता है, पांचों आपको याद रखना है। विक्रम एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया गया है किस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सर्वम एआई के द्वारा। निगरानी ऐप लॉन्च की गई है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। पर्पज क्या है? जो एक तरीके से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है ना, माइनॉरिटी अफेयर के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उन सबकी एक तरीके से मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। स्कीम एंड इनिशिएटिव में संपूर्ण अभियान 2.0 लॉन्च किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग का तो एक तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था ना, उसमें 100% सेचुरेशन के लिए जो एक तरीके से की डेवलपमेंट इंडिकेटर को लेके, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया है नीति आयोग के द्वारा। स्टीम आर्ट इनिशिएटिव इंडियन बजट में अनाउंस किया गया है, वो एक तरीके से उसका पर्पस क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा रन किए जाएंगे टू इनहेंस मार्केट एक्सेस, इसलिए स्मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं बजट 2026 के अंदर। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना गर्ल की एजुकेशन के लिए, ठीक है। 64,000 रुपए तक इसमें आप 56,000 तक डिपॉजिट कर सकते हो, जो बाद में आपको 1 लाख तक मिल जाएगा। स्त्री सुरक्षा स्कीम केरला के द्वारा लॉन्च की गई है। कितना इसमें मिलने वाला है? 1,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है किस लेडीज को? 35 साल से 60 साल तक की वुमेन्स और ट्रांसजेंडर को मिलने वाला है, ठीक है, जिनको किसी और अदर स्कीम में फायदा नहीं मिल रहा। पीएम राहत स्कीम लॉन्च की गई थी, राहत की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। 1.5 लाख तक का था, एक तो रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो वहां पे कैशलेस आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। आपका इंश्योरेंस नहीं होगा तब भी मिलेगा। राहत का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। कौशल रथ ये एआई से रिलेटेड है, लॉन्च किए गए हैं। युवा एआई फॉर ऑल, ठीक है, कॉलेज और स्कूल वाले बच्चों के लिए एक तरीके से ये मोबाइल एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूनिट लॉन्च की गई है कौशल रथ, जिसमें माइती के द्वारा लॉन्च की गई है अपने इंडिया के एआई लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर। युवा एआई फॉर ऑल पर्पज वही तरीके से एआई लिटरेसी देना जो उसको, ठीक है, स्कूल और अंडर सर्व्ड रीजन वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे मेन इसका पर्पज है। असम कैबिनेट ने रिसेंटली जो चाय वाले ट्राइब्स आदिवासी कम्युनिटी हैं क्लास 1 क्लास 2 में गवर्नमेंट जॉब में उनके रिजर्वेशन की अप्रूवल दिया है। 3% का अप्रूवल मिलेगा, ऑलरेडी उनको क्लास 3 क्लास 4 में मिल रहा था, अब 1 और 2 में भी मिलेगा। अमेरिका इंडिया कनेक्ट सबसी केबल एक तरीके से इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। अमेरिका और इंडिया को केबल के थ्रू एक तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। केबल मतलब एक तरीके से सबसी इंटरनेट केबल के थ्रू, ठीक है। उसके लिए 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एआई इम्पैक्ट समिट पे एक तरीके से इसको डिक्लेयर किया गया है गूगल के द्वारा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? अब देखो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो फेज 1 था वो इंडिया चाइना बॉर्डर पे था। इसका पर्पस क्या था कि जो बॉर्डर एरिया पे विलेज रहते हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी वगैरह कम रहती हैं, ठीक है। और दूसरा वहाँ से लोग मूव करते जाते हैं, तो क्या एक तरीके से चाइना वाले वहाँ पे इंक्रोच करते हैं, तो उनको रोकने के लिए वहाँ पे सब कुछ उनको फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, इसलिए उनको डेवलप किया जाता है वाइब्रेंट विलेज, ठीक है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे लोग रहें, वहाँ से मूव नहीं करें। तो इस तरीके से देखते हुए इसकी सक्सेस को देखते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 लॉन्च किया गया है फेज। अब चाइना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश भूटान म्यांमार, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया ने यूएस का पैक्सली का इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक तरीके से ज्वाइन करने वाला है। पैक्सली का जो इनिशिएटिव है यूएस का लेड किया हुआ, उसका पर्पज है सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल और एआई सप्लाई चेन को एक तरीके से रोबस्ट बनाना, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। एक तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट है सारा वर्ल्ड, मैक्सिमम प्रोडक्शन वही करता है, तो वहां से एक तरीके से जो डिपेंडेंसी रिलायंस वहां से हटाना और अपना एक तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाना है, सप्लाई चेन को कॉम्पैक्ट करना, ठीक है। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है। 1 जीबी दीदी इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च किया गया है? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के अंदर, ठीक है। वुमेन की हेल्प से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हेल्प से एक तरीके से प्रोटेक्शन और प्रमोट करना फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को लेके। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है कैंपेन लॉन्च किया गया है, ये डिजिटल स्किलिंग से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड है, सिद्ध के थ्रू, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको एक तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा, स्किलिंग से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड और लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेटेड। हिम कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है,
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक एक पर्पज है कनेक्टिंग हिमालयन इनोवेशन टेक्नोलॉजी विद स्टेक होल्डर। जो हिमालयन इकोसिस्टम वगैरह है सबको वहां पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेके जाना, वहां के सॉल्यूशंस को कैरी आउट करना। ठीक है। सुजीविका पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है। पर्पस क्या है? जितना भी हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपोर्ट कर रहे हैं उसके डेटा को लेके। ठीक है। और डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करके उसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई डिपेंडेंसी कम करो, खुद से बनाओ। ठीक है। इंपोर्ट को घटाने के लिए। और जो अपने इंडिया का गोल है 1 ट्रिलियन बायो इकोनॉमी बनाना 2047 तक, तो उसको ये सपोर्ट करता है। ठीक है। फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ऐसे कुछ चीजें जो पहली बार इंडिया में हुई हैं या वर्ल्ड में हुई हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इंडिया का पहला मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर कहाँ पे बनने वाला है? ये बनने वाला है थूटीकोडी, जो टूटीकोरन है तमिलनाडु के अंदर, शिप बिल्डिंग को लेकर। ठीक है। पहली एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और डीजल को मिक्स करके ड्यूल फ्यूल डेमू ट्रेन चलाई जा रही है अहमदाबाद के अंदर। ठीक है। तो पर्पस क्या है? देखो, डीजल से पोल्यूशन वगैरह ज्यादा होता है, एलएनजी से थोड़ा घट जाएगा, तो रिप्लेस, एक तरीके से रिप्लेस नहीं, रिड्यूस डीजल कंजप्शन एंड एमिशन, ये इसका पर्पस है। कौन सी कंपनी है जो रिसेंटली बनी है वर्ल्ड की पहली रिटेलर कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन में हो गया है? ठीक है। जैसे मेजर कंपनी अभी तक थी उस सेक्टर में, मतलब जो $1 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन के साथ, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो एक रिटेलर कंपनी ने उसको क्लब को ज्वाइन किया, वो बनी है वॉलमार्ट। ठीक है। इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर बसेस चलाई जाएंगी, किस लोकेशन पे चलाई जाएंगी? हाइड्रोजन पावर्ड, ये याद रखना है। तो ये चलाएंगे कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। इंडिया का पहला बी कॉरिडोर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च, किस द्वारा लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब पेड़ लगाए जाएंगे ताकि बी का एक तरीके से उनको पॉलिनेशन का मतलब एक तरीके से कंडीशंस जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर, एक तरीके से न्यूज में इंडिया का पहला ट्रॉपिकल फैसिलिटी है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? ये रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, मतलब यहाँ पे मछली पालन भी होगा और पानी को रीयूज किया जाएगा एक तरीके से। ठीक है। स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर इसको इसलिए बोल देते हैं। पहला कौन सा स्टेट बना है जिसने एल्डरली, मतलब बूढ़े लोगों के लिए बजट में एक तरीके से डेडिकेटेड पैसा अलोकेट किया है? तो ये बना है केरला। ऐसा ऐसा कुछ एडवांस होता है ना, वो हमेशा केरला के अंदर ही होता है, उनकी पेंशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, एज केयर सर्विस के लिए। इंडिया का पहला 100% इंश्योरेंस कवरेज के साथ इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का जो इनिशिएटिव है, उसको एक तरीके से टारगेट को अचीव करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना? अलवर, राजस्थान। ठीक है। पहला डिस्ट्रिक्ट बना है इसको अचीव करने वाला। और ये इनिशिएटिव किसका है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्च की गई है, किसके द्वारा? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर द्वारा। ठीक है। गूगल क्लाउड और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरसेप्ट ने कोलैबोरेट करके। पंचायत जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको रिसेंटली डिजिटल फॉर्मेट में कलेक्ट करना शुरू किया है समर्थ पंचायत पोर्टल के थ्रू। तो पहला ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने इसको स्टार्ट किया है? वो बना धमतरी। धमतरी डिस्ट्रिक्ट जो कि पड़ता है अपना छत्तीसगढ़ के, उसने पंचायत टैक्स लेना शुरू किया है समर्थ पंचायत पोर्टल के थ्रू। Which Indian port become first in country to deploy dedicated anti-drone security system? मतलब जो ड्रोन वगैरह से अटैक करेगा इस पोर्ट पे, तो इसके अंदर एक एंटी ड्रोन सिक्योरिटी सिस्टम है। तो ऐसा लॉन्च करने वाला पोर्ट बना है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु। इंडिया की पहली क्वांटम वैली, उसका फाउंडेशन स्टोर रखा गया है, तो ये क्वांटम वैली कहाँ पे आने वाली है? आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती के अंदर आने वाली। विच स्टेट रिसेंटली बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू प्रेजेंट इट्स ऑन इकोनॉमिक सर्वे? ठीक है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट के अंदर बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे स्टेट ने भी रिसेंटली, मतलब बजट से पहले किया है कि हम भी इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे। तो ऐसा स्टेट बना है उत्तर प्रदेश। पहली वुमेन महिला प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री में जापान की, वो बनी है सनाया टकीची।
विच किस बैंक ने डिजिटल फॉर्मेट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए लाइसेंस दिया 2026 के अंदर? एफपीआई एफडीआई का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो ये बनी है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसने इस तरीके से एक तरीके से लाइसेंस दिया डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटली। इंडिया का मेलोडी रोड रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। म्यूजिकल रोड मतलब गाड़ी को 60-70 की स्पीड पे चलाओगे तो गाना बजेगा। गाना कौन सा बजेगा? जय हो। कहाँ पे ये तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई कोस्टल रोड पे। नेशनल ग्लास म्यूजियम इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? देखो, ग्लास सिटी किसको बोलते हैं? फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में ही होगा ये ग्लास म्यूजियम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लांट कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर लगाया जा रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जा रहा है? ग्रेन को स्टोर करने का कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये प्लांट लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये प्लांट लगाया जा रहा है बालाघाट एमपी के अंदर, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 500 बिलियन टन की, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के अंदर। किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा एमएलएज का? ठीक है, मतलब अटेंडेंस उनकी लगेगी एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन से, तो ऐसा लॉन्च करने वाला आंध्र प्रदेश बना है स्टेट। ठीक है, सीबीडीसी मतलब एक तरीके से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जैसे कि दुकान अनाज वगैरह मिलता है लोगों को, गरीब लोगों को, तो पीडीएस सिस्टम उसको बोलते हैं। तो उसमें सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के फॉर्मेट में उनको एक तरीके से पीडीएस दिया जाएगा, मतलब अनाज नहीं दिया जाएगा, करेंसी उनका अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बना है पहला? तो ये स्टेट बना है गुजरात। पर्पज क्या है? ट्रांसपेरेंसी और लीकेज रुक जाएगा। फेस ट्रांसप्लांट किसने किया है पहला इंडिया के अंदर? ये किया एम्स न्यू दिल्ली। फायदा क्या होगा? जैसे किसी के एसिड वगैरह फेंक दिया जाता है, फेस वगैरह बर्न हो जाता है, तो उसमें अगर वो अपने रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया का पहला रोड कम रेल टनल, मतलब टनल के थ्रू रोड भी होगा और रेल भी होगा, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। किस रिवर के नीचे बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर। अब किस किस हाईवे को कनेक्ट करेगा थोड़ा देख लेते हैं। NH15 को NH715 से गोपुर से नवालीगढ़ तक कनेक्ट करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर। ठीक है, 15.79 किलोमीटर की ट्यूब इसमें बनाई जाने वाली है। काऊ कल्चर म्यूजियम इंडिया का पहला स्टेब्लिश किया जाएगा। कहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा? ये किया जाने वाला है मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर। काऊ कल्चर मतलब एक तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी ना, मथुरा के अंदर, वो एक तरीके से रिलीजियस कल्चरल साइंटिफिक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए काउस के लिए इसलिए म्यूजियम बनाया जा रहा है। कंबाइंड टास्क फोर्स, जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के अंदर है, तो रिसेंटली इंडियन ऑफिसर ने उसका चार्ज लिया है। तो वो कौन से ऑफिसर हैं जिन्होंने इसका चार्ज लिया है? मिलिंदम मोक्शी ने। ठीक है, अब ये फोर्सेस कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस होती क्या है, टास्क फोर्स क्या होती हैं? तो ये एक तरीके से अ, ये ट्रेनिंग के लिए होती हैं, ट्रेनिंग टास्क फोर्स होती हैं, मल्टीनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग टास्क फोर्स होती हैं। ठीक है, तो उसका चार्ज मिलिंदम मोक्शी ने लिया है। एम्स से रिसेंटली रिमोटली अल्ट्रासाउंड किया है, किस लोकेशन पे किया है? मैत्री रिसर्च स्टेशन जो इंडिया का अंटार्कटिका के अंदर है, वहां तक रिमोट से, मतलब यहाँ दूर से ही अल्ट्रासाउंड कर दिया उस पर्सन का। ये मतलब टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता होनी चाहिए, रोबोट्स वगैरह की हेल्प ली होगी डेफिनेटली। विच स्टेट असेंबली बिकम फर्स्ट, अभी मत कराया था क्वेश्चन, एआई पावर्ड अटेंडेंस आंध्र प्रदेश से लेना शुरू किया है। इंडिया का पहला मेजर पोर्ट जो बना है, जिसको रिसेंटली प्रेस्टिजियस आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग मिली है। इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल मतलब उसकी जो बिल्डिंग है ना, काफी ग्रीनर है, मतलब पॉल्यूशन वगैरह कम करती है। ठीक है, एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स है। तो ये किस पोर्ट को मिला है? ये मिला है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा को। नहीं नहीं, ये पारादीप पोर्ट को नहीं मिला, सॉरी, ये मिला है बीओ चिदम्बरम पोर्ट, एक तरीके से तमिलनाडु वाले को। ठीक है, ये देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पराट शिवलिंग इंस्टॉल किया गया है हरिद्वार के अंदर। उसका वेट कितना है? ये एग्जाम में आ सकता है, 5210 kg। फर्स्ट फॉर्मली अडॉप्ट कंप्रिहेंसिव और अर्बन पॉलिसी, मतलब किस स्टेट ने अर्बन पॉलिसी कंप्रिहेंसिव पॉलिसी लॉन्च की है, मतलब फॉर्मल वे में? ठीक है, तो ये स्टेट बना है एक तरीके से केरला,
पर्पस क्या है कि जैसे उनकी अर्बन एक्सपेंशन काफी देखने को मिल रहा है, तो एक प्रॉपर 25 ईयर का प्लान बनाया है इन्होंने। हम ऐसे ऐसे इस पाथवे को फॉलो करेंगे सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिलेंट अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी? अब ग्राफीन को लेके भी पॉलिसी लॉन्च की गई, ये भी केरला के द्वारा लॉन्च की गई। ग्राफीन क्या है? कार्बन की सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, एक तरीके से कार्बन एटम अरेंजमेंट है हेक्सागोनल लेटिस में, जो एक तरीके से स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी काफी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी होती है, जो एक तरीके से क्रूशियल होता है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी स्टोरेज, डिफेंस और नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। इंडिया का पहला एआई ड्रिवन कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मॉडल किस गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया? मतलब एआई को एजुकेशन से इंक्लूड किया जाएगा, तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू रिकमेंडेड एज जज केरला के अंदर, ये बने थान्या नाथन सी। वर्ल्ड का पहला रेन म्यूजियम मतलब रेन बारिश, तो सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में चिरापुंजी मैसूर में होती है, तो म्यूजियम खुला मैसूर में, ठीक है। रिसेंटली न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क न्यूज में था, अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है और क्या कवर करेगा, टाइम पीरियड क्या है? तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है और 2026 से 31 के लिए 5 साल का टेन्योर रखा गया है। पर्पस क्या है? एक तरीके से इंडिया के अंदर जॉब क्रिएशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, स्किल, एंटरप्राइज ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने के लिए 2047 तक जो विकसित भारत का गोल है इंडिया का, उसको कंप्लाई करेगा, ठीक है। हर मतलब एक तरीके से हर पाँच मतलब एक तरीके से एनुअल फाइनेंसिंग 5 साल तक लगातार $8 से 10 बिलियन यूएस डॉलर में, ठीक है। कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बायोफैक्ट 2026 पे, लीडिंग मतलब ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर को लेके। तो बायोफैक्ट 2026 का ट्रेड फेयर है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेके, तो इसमें इंडिया टॉप पे रहा है, ठीक है। कंट्री ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और इंडिया की तरफ से अपीडा ने रिप्रेजेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। G4 नेशन कौन से हैं जो बार बार एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म एडवोकेट करते हैं? ये इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ठीक है। G7 समिट कहाँ होने वाली है इस बार? फ्रांस के अंदर होने वाली है। इंडिया और फ्रांस ने एक तरीके से डिक्लेयर किया है इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, कौन सा ईयर? 2026। फ्लोरिडा पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका नाम चेंज करने की बात की गई है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे नाम चेंज किया जाएगा। टकीशिमा आइलैंड न्यूज में, जिसको डोकड़ो भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये जापान और साउथ कोरिया के बीच में इसको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। साउथ कोरिया के अंदर ये है, जापान बोलता है ये हमारा है, ठीक है। रिसेंटली ओटावा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, जिससे पोलैंड ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ओटावा कन्वेंशन है ये बैन ऑन एंटी पर्सनल लैंड माइन वगैरह बिछा देते हैं, तो उसके बैन को लेके ये एक तरीके से कन्वेंशन था। पोलैंड ने विड्रॉ इसलिए कर लिया है कि जो उसकी बॉर्डर है बेलारूस और रशिया से, वहां से इंक्रोचमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो लैंड माइन वगैरह बिछाएंगे और वो इस ओटावा कन्वेंशन को वापस कंप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो लैंड माइन नहीं बिछा सकते आप, जान माल की हानि हो जाती है, लोग पैर रखते हैं उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसे विड्रॉ करके अब वहां पे अपना सिक्योर करने के लिए बॉर्डर को, इसको एक तरीके से विड्रॉ किया उसने, ठीक है। एआई इम्पैक्ट समर 2027 की कहाँ पे होने वाली है? 2026 कहाँ पे हुई थी इंडिया के अंदर, 2027 कहाँ पे होगी? स्विट्जरलैंड के अंदर। ग्लोबल चैंपियन फॉर रेड सेफ्टी यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसको चूज किया गया है? सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि उनकी एड भी आपने देखो होगी, हेलमेट पहनने को बोलेंगे, स्पीड लिमिट को लेने को बोलेंगे, डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग को रोकने को बोलेंगे। अब देखो ईरान और इसराइल का वॉर तो काफी लंबे से चल रहा है, तो ये न्यूज तो पड़ी होगी, अयतुल्ला अली खamenei जो एक तरह के रिलीजियस लीडर था, उसकी डेथ हो गई थी ईरान में, ठीक है। तो वो क्या था? सुप्रीम लीडर था ईरान का, प्रेसिडेंट से भी ऊपर होता है, सब कुछ इसी के अंदर में आता है, आर्म फोर्सेस, जुडिशरी की पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। एक्सरसाइज को देख के न्यूज में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, तो ये कहाँ पे कंडक्ट कराई जाती है, किन की आर्म फोर्सेस के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज है? ये आर्मी और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन पे बॉर्डर पुलिस फोर्स के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये कंडक्ट कराई गई है कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशन रेडीनेस के लिए। खंजर 13 एडिशन कंडक्ट कराया गया है, ये किसके बीच में होती है? ये किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। तो इस बार इसका 13वां एडिशन था, कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? माउंटेनियस रीजन में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, कैपेबिलिटीज वगैरह चेक करने के लिए। एक्सरसाइज वायु शक्ति एक तरीके से एयरफोर्स की गया एक्सरसाइज है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की। तो इसको चंदन फील्ड फायरिंग रेंज है ना जो पोखरण के पास, वहां पे कंडक्ट करा गया है राजस्थान के अंदर इसको, ठीक है।
जैसलमेर के पास। एक्सरसाइज मिलान, अभी इसका क्वेश्चन मिलान विलेज बनाया गया था। तो मल्टीनेशनल नवल एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट की गई है। बड़ी स्क्वाड्रन एक्सरसाइज किस किस कंट्री के बीच में होती है? ये साउथ कोरिया और यूएस एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। रुद्र शक्ति एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है? ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। रुद्र शक्ति इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है ये। मतलब जितने भी इंडियन आर्मी के पास फोर्सेस, आर्टिलरी, आर्मी एविएशन, अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सबकी टेस्टिंग की जाती है पोखरण फील्ड पायलट रेंज राजस्थान के अंदर। पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कब कंडक्ट कराया गया था? किस कंट्री के द्वारा? इंडिया के द्वारा, ठीक है। कुछ 7 to 8 फ्रेंडली नेशन के साथ कंडक्ट कराया था इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कब? इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। कौन कौन सी फ्रेंडली नेशन हो सकते हैं इंडिया के साथ, आप देखो। तो एक तो भूटान, ठीक है। नेपाल, श्रीलंका, ये फ्रेंडली आ जाते हैं। दूसरा किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भी याद रख लो। ब्राजील और सऊदी अरबिया, ये फ्रेंडली नेशन के साथ इंडिया ने कंडक्ट कराया है, 7 फ्रेंडली नेशन के साथ। वज्रघाट एक्सरसाइज कंडक्ट करा गई है, जो K9 वज्रा सिस्टम है ना, उसको एक तरीके से आर्टिलरी गन है जो, उसको एक तरीके से टेस्टिंग के लिए कंडक्ट करा गया है वज्रघाट एक्सरसाइज को, ठीक है। पहला यूनाइटेड नेशन फेलोशिप प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स कंट्रोल, इंडियन आर्मी के द्वारा होस्ट किया गया है। किस लोकेशन पर होस्ट किया गया है? ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर होस्ट किया गया है, ठीक है। स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन को लेकर यूनाइटेड नेशन के फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये किस कंट्री के बीच में होती है? इंडिया और यूएस के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। और कहाँ पे कंडक्ट कराई गई? हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज अग्नि वर्षा, ये इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। ये वही पोखरण फील्ड फायर रेंज में कंडक्ट कराई गई है। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज है, ये जापान के साथ होती है इंडिया की एक्सरसाइज, ठीक है। और इस बार का इसका वेन्यू पता होना चाहिए थोड़ा। वेन्यू कहाँ पे था? उत्तराखंड में कंडक्ट कराई गई थी। एक्सरसाइज कलारी लीप, ये कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है? ये ट्राई सर्विस माउंट, एक तरीके से हाई टेम्पो मेरीटाइम एक्सरसाइज है लक्षद्वीप रीजन के अंदर, ठीक है। नाम क्या है? एक्सरसाइज कलारी लीप। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेंगे? साउथर्न कमांड, आर्म फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन और इंडियन कोस्ट गार्ड, ये सब इन्होंने ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। डिफेंस में देख लेते हैं, SFDR टेक्नोलॉजी को लेकर न्यूज में थी रिसेंटली, उसकी टेस्टिंग की गई है। टेस्टिंग किसके द्वारा की गई है? DRDO के द्वारा, ठीक है। तो एक तरीके से लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को एक तरीके से हवा में ही एयर का यूज करके मतलब एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को यूज करके सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के लिए टेस्टिंग की गई है DRDO के द्वारा। SFDR मतलब सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, मिसाइल्स में जो यूज किए जाएंगे, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन को यूज करने वाली मिसाइल्स। पिचोरा मिसाइल सिस्टम यूज में है। रिसेंटली उसका एक तरीके से उसको फुल्ली मॉडर्नाइज कर दिया गया है। मॉडर्नाइज कैसे किया गया है? मतलब एक तरीके से सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, उसको मॉडर्नाइजेशन मतलब ऑटोमेटिक कर दिया गया है, ठीक है। तो नाम इसका S-125 नेवा भी बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये इंडियन आर्मी के अंदर। और जो अपग्रेडेशन किया गया है अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। इंडिया फ्रांस से राफेल जेट की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदने वाला है। उस मिसाइल का नाम क्या है? स्कैल्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से एयर टू एयर मिसाइल है, तो उसको एक तरीके से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। स्कैल्प सिस्टम स्टॉर्म शैडो भी बोलते हैं, वो फ्रांस से खरीदने वाला है इंडिया। असम राइफल में जो इंडिजिनियस ब्रीड के डॉग्स को इंक्लूड किया गया रिसेंटली, थंगकुल हुई और कोम्बाई को। थंगकुल हुई कहाँ पे मिलते हैं? मणिपुर के अंदर, और कोम्बाई तमिलनाडु से, ठीक है। फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मतलब वहाँ पे फाइटर जेट्स वगैरह उतर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसे बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इनके एयरक्राफ्ट वगैरह लैंड कर सकते हैं। तो ये बनाया गया मोरेन बाईपास डिब्रूगढ़ असम के अंदर NH-37 पे, ठीक है। इसकी स्ट्रेच बनाया गया 4.2 किलोमीटर का। INS कृष्णा न्यूज में था, ये इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप है इंडिया का। INS अंशदीप भी न्यूज में था, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर, मतलब जो सबमरीन वगैरह छुपी रहती है ना, उनको डिटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए SWC जिसको बोलते हैं, वो है ये, ठीक है। तीसरा नंबर का है। खरम शेयर 4 मिसाइल न्यूज में थी, ये ईरान की मिसाइल है। एक तरीके से मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, 2000 के अराउंड इसकी रेंज होती है।
और ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा नाम है, ये खैबर भी बोलते हैं इसको। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ने रिसेंटली एयरबस H125 हेलीकॉप्टर बनाने के लिए असेंबली लाइन लगाई है कर्नाटका के अंदर। हैमर वेपन सिस्टम न्यूज में, इंडिया फ्रांस को ज्वाइंट वेंचर से बनाने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेफरन के साथ में मिलकर इसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हैमर का हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, मतलब एक तरह से बॉम्ब होता है अनगाइडेड, बट इसको प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सेफरन और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसको ज्वाइंटली बनाने वाले हैं इंडिया के अंदर। आईएनएस अरिदमन न्यूज में, अरिदमन अरिहंत क्लास की सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमर्सिबल SSBN है एक तरीके से, ठीक है। और इसको आईएनएस जो अर्धमन है, इसको बिल्ट किसके द्वारा किया गया है, किस कंपनी ने बनाया है? ये MDL है, मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्ड लिमिटेड ने। सैयद 3G मिसाइल भी न्यूज में। सैयद 3G मिसाइल एक तरीके से लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल है, ईरान की मिसाइल है ये, ठीक है। स्ट्रेला 10 न्यूज में, ये क्या है? ये वेरी शॉर्ट रेंज की लॉन्ग, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस अगेंस्ट लो एल्टीट्यूड टारगेट के लिए एक तरीके से मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। UAV, हेलीकॉप्टर, उन सबको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। स्नो लेपर्ड स्क्वाड बनाया है, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स के अंदर बनाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली फ्लाई किया है इंडिजिनियस हेलीकॉप्टर के अंदर, वो हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड, LCS लाइन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। CM-302 मिसाइल सिस्टम न्यूज में है। अब ये मिसाइल सिस्टम क्या है? CM-302, ये एक तरीके से देखा जाए तो सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, चाइना का, ठीक है। चाइना का मिसाइल सिस्टम है, शिप वगैरह जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह रहते हैं, तो उन सबको एक तरीके से उड़ा देगा ये, ठीक है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक स्पीड पे चलेगा, चाइना कंट्री ने बनाया है, ठीक है। ऑपरेशन में, ऑपरेशन साइबर स्ट्राइक, ये न्यूज में था। ये मल्टीनेशनल क्रैकडाउन है साइबर रिलेटेड फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क को लेकर, ठीक है। और इंडिया की तरफ से CBI इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऑपरेशन किया न्यूज में, ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अंदर। अग्नि 3 मिसाइल, ये इंडिया की मिसाइल है, ठीक है। इसकी रेंज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, IRBM जिसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। IRBM की रेंज कितनी होनी चाहिए? 5,500 तक, 3 से 5,500 तक की रेंज में IRBM बोलते हैं। और इस मिसाइल की रेंज भी 3 से 3, 3,500 है। ऑपरेशन शस्त्र, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर्पज है जो लोग बंदूक वगैरह के साथ फोटो डालते हैं उन सबको ग्लोरिफिकेशन को रोकने के लिए। आर्कटिक सेंट्री मिशन लॉन्च किया गया था, नाटो के द्वारा लॉन्च किया गया था, एक तरीके से जो आर्कटिक ओशियन है वहां पे सब पे सर्विलेंस और मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। US ने रिसेंटली स्ट्राइक किया था ईरान पे, मिशन का नाम क्या रखा था? एपिक फ्यूरी। और साथ साथ में इसराइल ने भी अटैक किया था ईरान पे, उसने अपने मिशन का नाम क्या था? लायन रोर, ठीक है। दोनों याद रखना है। प्रोजेक्ट न्यूज में, प्रोजेक्ट वॉल्ट क्या है? ये US का एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल को स्टॉक पाइल करेगा वो। और कितने कितने रुपए के स्टॉक पाइल करेगा? लगभग लगभग $12 मिलियन के, ठीक है। प्रोजेक्ट हिमांक क्या है? ये लद्दाख रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना, BR बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। LAC के अलग। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट न्यूज में है, किस रिवर पे है ये प्रोजेक्ट? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट झेलम रिवर पे है, ठीक है। इसको वुलर लेक प्रोजेक्ट भी बोलते थे। एक तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर बनाना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी ऑब्जेक्शन में है ये, रुका हुआ है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रेट नवार प्रोजेक्ट, ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इंडिया करने वाला है, उसमें क्या क्या बनाया जाएगा? एक तो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, न्यूक्लियर नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन कराता है। और एक टाउनशिप बनाई जाएगी। वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल स्केल 2G बायोइथेनॉल प्लांट, मतलब जिसमें बेम्बू को यूज किया जाएगा बायोइथेनॉल बनाने के लिए, तो वो गोलाघाट असम में लगाया जा रहा है। देम्बे हाइड्रो लोअर हाइडल पावर प्रोजेक्ट न्यूज में है। ये देम्बे क्या लोहित रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो उस रिवर पे इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और देम्बे किसकी लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। शाहपुर कांडी डैम बनाया जा रहा है, ये रावी रिवर पे। रावी व्यास सतलुज पे इंडिया का पूरा हक है, ये रावी रिवर पे बनाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी गीगा बैटरी लगाई जा रही है, ये वारी एनर्जीज के द्वारा लगाई जा रही है। और ये आंध्र प्रदेश के अंदर।
कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी न्यूज में है। ये कोपली रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी फर्दर असम के अंदर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब में उसका नाम चेंज कर दिया गया है श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट के नाम पे। देवनी मोरी रिलेक्स लॉर्ड बुद्धा के न्यूज में थे, इनको श्रीलंका में भेजा गया था एग्जीबिशन के लिए। तो ये देवनी मोरी लोकेशन कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड। यंत्रा इंडिया लिमिटेड, जिसको रिसेंटली उसका स्टेटस चेंज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उसका स्टेटस बदल के कर दिया गया है। ये कैटेगरी 1 में डाल दिया गया है मिनी रत्ना में। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक डीपीएसयू है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। रिसेंट डेटा के अंदर लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? राजस्थान। लगभग लगभग 47 से 48% इंडिया के प्रोड्यूस करता है। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि क्यूआर कोड इनेबल्ड लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो? तो ऐसा अनाउंस किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। यंगेस्ट स्पीकर एआई इम्पैक्ट समिट पर कौन थे? ये थे रणवीर सचदेवा। तीन पिलर कौन से थे इंडिया इम्पैक्ट समिट के? पीपल, प्लेनेट, प्रोग्रेस। प्रहार सिस्टम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। पर्पज है उसका नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है। टेररिज्म को कैसे रोका जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था सी राजगोपालाचारी का राष्ट्रपति भवन पर। किसको रिप्लेस किया गया था? एडविन लोटियन के, जिसने ये सब बनाया था, ठीक है, ओल्ड अपने जो पार्लियामेंट वगैरह थे। महाराष्ट्र के स्टेट ने मतलब रिसेंटली विलेज ने ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास किया है कि कास्ट फ्री विलेज है वो। तो वो विलेज कौन सा बना है? विलेज का नाम पता होना चाहिए, सोंडुला विलेज। धर्मचू स्टील विलेज को रिसेंटली इनोग्रेट किया गया था सिक्किम के अंदर। रिसेंटली स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड मिला है, तो किस पोर्ट को अवार्ड मेजर ये क्लीनेस्ट परफॉर्मिंग मेजर पोर्ट रहा है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड के अंदर? तो ये पोर्ट रहा है पारादीप पोर्ट, उड़ीसा, ठीक है। स्पिरिचुअल लीडर ग्रामी अवार्ड मिला है उसकी ऑडियो बुक नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड के लिए, ये दलाई लामा को मिला है। अवार्ड्स में देखो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता किसको मिला है, ठीक है। ग्लोबल टीचर प्राइज किसको मिला है? रोबेल नागी को। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्की फाउंडेशन के द्वारा। किसके साथ में मिलके? यूनेस्को के साथ में मिलके, ठीक है। एक तरीके से नोबेल प्राइज है एजुकेशन के फील्ड में। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सॉलिड सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड मिला 2025 को। ये मिला है ये मतलब मदर ऑफ भूटान है, यालामासी दोरजी वांगमो वकचुक, इनको मिला है। चंग करंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये दो डॉक्टर हैं, आई के फील्ड में काम करते हैं, हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश, इनको ये अवार्ड दिया गया है। आनंद कैंटिस कुमारस्वामी बुक प्राइज साउथ एशिया में, ठीक है, ये किसको दिया गया है? ये बुक है हिंदी हिंदू हिस्ट्री। इसको दिया गया है किसके द्वारा लिखी गई? चारू गुप्ता के द्वारा, उनको अवार्ड मिला है। आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल, जिसको रिसेंटली अवार्ड विन किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर एंड कंजर्वेशन के लिए। तो ये आर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। मणिपुर की एक फिल्म को बाफ्टा अवार्ड मिला 2026। फिल्म का नाम है बूम। कौन सा अवार्ड मिला? बेस्ट चिल्ड्रन फैमिली फिल्म। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसेंटली अवार्ड दिया गया है इजराइल के द्वारा। कौन सा अवार्ड? स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल। ये बस इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसको ये अवार्ड मिला हुआ है मतलब इसी साल इसको बनाया गया था। इकोनॉमी में देख लेते हैं, स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। डीप टेक की स्टार्टअप डेफिनेशन कितनी है? 20 साल तक के स्टार्टअप को डीप टेक स्टार्टअप बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, उसका टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो लिमिट है टर्नओवर की, वो भी चेंज की गई है, 200 करोड़ कर दी गई नॉर्मल स्टार्टअप के लिए, और डीप टेक के फील्ड में ये 300 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। मतलब 10 साल की जो लिमिट रहती है उसको डीप टेक के फील्ड में 20 साल कर दिया गया है, और जो नॉर्मल टर्नओवर 100 करोड़ से 200 करोड़, और डीप टेक केस में 300 करोड़, ठीक है। आरबीआई ने रिसेंटली जो एमएससी लोन दिया जाता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज कोलेटरल फील्ड, उसकी लिमिट रिवाइज कर दी गई है, 20 लाख तक कर दिया गया है कोलेटरल फील्ड लोन। बेस ईयर चेंज किया गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, 2024 कर दिया गया था जो 2012 था पहले। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से यूपी पीसीएस वगैरह एग्जाम वगैरह आप दे रहे होगे तो वहाँ पे बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसका बजट कितना है इस बार का, तो वो है 9.13 लाख करोड़। साथ ही साथ पूछ सकता है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा है 3% ऑफ जीएसटी भी। टोटल आउटले कितना अर्बन चैलेंज फंड का, जो सेंटर का बजट था वो था 1 लाख करोड़। लखपति दीदी स्कीम का टारगेट कितना है? 6 करोड़ वुमेन लखपति बनाना है।
टारगेट 2028 तक असम गवर्नमेंट का क्या है, कितने करोड़ की इकोनॉमी बना देगा वो। तो उन्होंने एक तरीके से टारगेट रखा है अपनी इकोनॉमी को अराउंड अराउंड 10 लाख करोड़ तक बनाने का, ठीक है। सेकंड, हाई सिक्योरिटी डेटा सेंटर आरबीआई का बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है? देखो, मुंबई के अंदर तो है ही एक, और दूसरा वो भुवनेश्वर में बनाने वाले हैं, ठीक है, ओडिशा के अंदर। एम्प्लॉय स्टॉट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का फाउंडेशन ईयर कौन सा सेलिब्रेट किया जाएगा इस बार? कितने साल हो गए ईएसआईसी को? लगभग लगभग आई थिंक 75 साल उसको हो गए हैं, तो 75 साल का सेलिब्रेट किया जाएगा। रिसेंटली जो एमएसएमई के अंदर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, उसका सीपीएससी है, उसका स्टेटस चेंज किया गया है। उसको हाईएस्ट स्टेटस, शेड्यूल ए का स्टेटस दिया गया है, ठीक है, ऑटोनॉमी मिलती है इसमें। न्यूज में था आर्ट एंड कल्चर से तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका कनेक्शन देखने को मिला है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये इजिप्ट के अंदर देखने को मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि जो साउथ कंट्री है और इजिप्ट के बीच में कितना कनेक्शन है उस टाइम का, ठीक है। जो वहाँ की वैल्यू ऑफ किंग है, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिले। ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट किससे रिलेटेड है? ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया है। किससे एसोसिएटेड है? ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट ये संथाली से रिलेटेड है, संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड, और इसको लिखा गया था पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। चरक्स स्पेंसियो रिसेंटली एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कवर किया गया इराक के अंदर, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर है ना, वहाँ पे उसके बैंक पे है ये। एक बुक न्यूज में है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, इस पे काफी पार्लियामेंट में दंगा फसाद टाइप हो गया था। तो ये बुक जनरल मनोज मुकुंद नरवाने के से रिलेटेड है, ठीक है। उनका जो उसमें मेंशन किया था कि इंडो चाइना वॉर होने वाला था ना जब 2020 के अंदर, तो क्या सिचुएशन थी उसको लेकर काफी न्यूज में थी। एआई पैक समिट 2026 में जो लॉन्च की गई थी, तो उसमें एक बुक लॉन्च की गई थी। तो बुक किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइंस से रिलेटेड। इंडिया की टारगेट सेट किया है एलिफेंटेसिस, जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस को बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से हटाने का 3 साल पहले टारगेट रखा गया 2027 का। वैसे टारगेट 2030 का है, ठीक है इसका। इंडिया ने एक तरीके से डब्ल्यूएचओ के द्वारा प्री क्वालिफाइड नवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2 को रिसेंटली फर्म बनाने जा रही है इसको, तो उस फर्म का नाम एग्जाम में पूछा जाता है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद के अंदर है ये, ठीक है। टीडी वैक्सीन न्यूज में है, जो टीटी वैक्सीन लगती थी ना, अब टीडी लगेगी, टेटनस और डिप्थीरिया के साथ साथ में। पनामा डिसीज ये बनाना से रिलेटेड है। किस कंट्री ने एचआईवी की प्रोटेक्शन के लिए एक ड्रग एलेन कैपेविर उसकी ट्वाइस ईयरली वैक्सीन इंजेक्टेबल रोल आउट किया है, प्रोग्राम रोल आउट किया है। ये लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा, ठीक है। एचपीवी वैक्सीन के लिए ड्राइव लॉन्च की गई है 2026 के अंदर। ये सर्विकल कैंसर से रिलेटेड है इंडिया के अंदर वैक्सीन, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलर वायरस वैक्सीन एचपीवी बोल देते हैं इसको। 14 साल तक के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेशली 16 और 18 जो एचपीवी टाइप है उनके टारगेट करते हुए। तो ये थे कुछ फरवरी 2026 के टॉप करंट अफेयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।